संसद भवन में इस वक्त कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। संसद भवन के फर्स्ट फ्लोर पर ये बैठक चल रही है। संसद के रूम नंबर 63 में ये बैठक हो रही है और इस बैठक के खत्म होने के बाद ही 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपना बजट पिटारा जो है वो खोलेंगी। उसके लिए किसके लिए क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा रही है, कोरोना काल में एक मुश्किल वक्त जो है वो पूरी दुनिया ने देखा है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, ऐसे में कृषि सेक्टर के लिए, किसानों के लिए और साथ ही साथ रूरल सेक्टर के लिए एक बड़ा बजट जो है एलोकेट कर पाना सरकार के लिए क्या मुमकिन होगा? हरवीर जी, योगेंद्र जी अभी हमारे साथ नहीं है, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा है कि जब निराशा का इतना बड़ा आलम था चारों तरफ, सारी इकोनॉमी एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी या बंद पड़ गई थी और हमारा जो जीडीपी का जो है वो 7% से ज़्यादा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस बार 7.7%। एग्रीकल्चर ने 3.4% की ग्रोथ दी है। तो जो अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ को अगर आप अलग कर लेंगे तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम से कम 1 से 1.5% बढ़ जाता है जीडीपी का। और दूसरा एक पक्ष इसका ये था, एक तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है। ग्रोथ का मतलब है लोगों के पास जब उत्पादन बढ़ा तो पैसा भी गया हाथ में, लोगों को काम भी मिला और उससे जो हमारी ग्रामीण आबादी है उसको एक इस संकट के टाइम में एक स्थिरता मिली, किसी तरीके से काम धंधे में उनके हाथ में पैसा गया। तो अब हमें उस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि खैर एग्रीकल्चर एक ऐसा भी सेक्टर है जो एक नेचुरल प्रोसेस उसमें है और सरकार ने जब रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उसके तुरंत बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए ढील देना शुरू कर दिया था, और क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी संभव था, लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो मुश्किल दौर था। और एक चीज़ मैं कहूँगी वहाँ पर ये सरकारों ने भी अच्छा किया कि प्रोक्योरमेंट था, फसल आ रही थी, उस वक्त हार्वेस्टिंग होनी थी और वो बड़े तरीके से प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बहुत सफल रहा। तो एक तो ये है उसमें। तो अब ऐसे में एग्रीकल्चर ने अपना काम किया और इंडस्ट्री को ग्रोथ दी। फर्टिलाइजर सेक्टर में आपका 25% तक का जो है इस बार ग्रोथ आया बिक्री में। ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ी जबकि सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डूब रहा था और रूरल इकोनॉमी में जो भी दूसरे सेक्टर्स का जो खपत थी वो उसके चलते बढ़ी। अब सवाल है कि संकट में एग्रीकल्चर ने आपका साथ दिया बाकियों से ज़्यादा, तो क्या अब बजट में क्या आप उसको रिवॉर्ड करेंगे? वो जो उन्होंने मदद की उसका बिल्कुल। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, क्या आपको लगता है कि सारी उम्मीदें वित्त मंत्री से, केंद्रीय वित्त मंत्री से करना वाजिब होगा या राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो निभाएं तो हालात बदल सकते हैं? हमारे पास 2 उदाहरण है, पंजाब और बिहार। बिहार और पंजाब के किसानों की जो आमदनी है उसमें 4 गुने से ज्यादा का अंतर है। सर, वजह कुछ और भी हो सकती है। मनोज, देखिए एक दो वजह ये, मैं आता हूँ सर आपके पास। मनोज सर। नहीं, ठीक है, हरवीर को मेरे जी हरवीर सर बताइए। देखिए एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो इन्वेस्टमेंट का क्राइसिस है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से घटा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से उसमें नहीं बढ़ा। जो कॉरपोरेट का इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 2.5% है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के नाम पे फार्मर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो करता है, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसमें 70% इन्वेस्टमेंट राज्यों से आता है। तो ये जब तक राज्य और केंद्र का तालमेल नहीं बढ़ेगा तब तक हम उसमें मजबूती से उस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। आपने सही कहा कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, इसलिए ज़्यादा काम राज्यों से होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें जो एक नया इसमें पक्ष है वो ये है कि मुझे लगता है जो 15वें फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ आवंटन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि उनकी कोशिश है कि राज्यों में काम किया जाए और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, और जो राज्य उस पर अमल करेंगे रिफॉर्म्स के एजेंडा पर, उनके लिए मुझे लगता है करीब 45 से 50 हज़ार करोड़ का एक्स्ट्रा एक पैकेज देने की सरकार को उसमें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन की है जी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो अलग से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो रिफॉर्म्स के स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे, उन राज्यों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ये एक बड़ी चीज़ मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं बजट में हमें इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। मनोज सर, राज्य भी कुछ कर सकते हैं सर अपने स्तर पर एग्रीकल्चर के मोर्चे पर खास? हाँ, देखिए एग्रीकल्चर के मोर्चे पे क्या पूरे इकोनॉमी में ही अगर हम देखें तो राज्य की जो भूमिका होती है वो एक अहम वो है भूमिका है, चाहे हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या फिर किसी भी उसमें लें, क्योंकि इकोनॉमी में क्या हर उसमें जितना केंद्र की भूमिका है उससे ज़्यादा राज्य की भूमिका है। इम्प्लीमेंटेशन तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सारे स्कीम्स का राज्य के लेवल पे ही होता है।
जी, तो इस वक्त हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं संसद भवन की, जहां कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं संसद भवन परिसर में। इनके सर बहुत संक्षेप में सर, हमने एग्रीकल्चर की बात की, हमने हेल्थ की बात की है, कुछ और सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि प्राथमिकता हो सकती है, उदाहरण के तौर पर MSME। देखिए, एक तो साफ है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ना कोई स्कीम ये ज़रूर लाएंगे, क्योंकि लॉस ऑफ जॉब जो हुआ है अर्बन सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लिहाजा मनरेगा की तरह कोई अर्बन में आ सकता है। दूसरा एक जो चेंज होगा, डेट GDP रेशियो की तरफ जाएंगे बजाय इसके कि, क्योंकि उससे फिस्कल डेफिसिट आपका कंट्रोल में रहता है, ये मैसेज जाता है। तो अब की बार एक नया प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि डेट GDP रेशियो लेंगे बजाय इसके कि बोरोइंग GDP रेशियो लें, जो उसी साल के बोरोइंग से होता है। डेट GDP रेशियो का फायदा ये होता है कि जो पुराने डेट सर्विसेज है, जो डेट आपने लिया है, उसको भी जोड़ लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज आपका जाता है। तो जो अब जब बोरोइंग करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आज जो ये करने जा रहे हैं कि डेट GDP रेशियो देंगे आपको, जो अभी तक नहीं दिया जाता था। तो भारत के बजट पे ये शायद पहला एक नया वो होगा, पड़ाव होगा, जिसमें कि डेट GDP रेशियो पे जाएंगे। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो जबरदस्त हुआ है उसके लिए कोई ना कोई स्कीम जरूर देंगे, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, हमारे साथ इस खास कवरेज में हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। दीपक सर, सबसे बड़ा सवाल अनुराग मेरे मन में सिर्फ एक है। कल से जो के सुब्रमण्यम है वो लगातार एक बात कह रहे थे, और वो बात बराबर यही कह रहे थे कि पंत की तरह बैटिंग करेगी इस बार सरकार, ऑड सिचुएशन में भी बेहतर, ठीक उसी तरह का गाबा का जिस तरह से टेस्ट मैच का परिणाम हुआ था। मनोज सर, वैसी उम्मीद दिखाई दे रही है आपको बैटिंग की, पंत की विपरीत परिस्थितियों में बहुत बेहतरीन खेल? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी वित्त मंत्री थी उन्होंने भी कहा था कि नेवर लाइक बिफोर बजट, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बारी जो हालात थे, कोरोना थे या पेंडेमिक था, ये जो साल था ये साल ही ऐसा था कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो और ऐसी जो विपरीत स्थितियां हमने झेली, तो सरकार और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो -7.7% कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो पूरे संसार में पेंडेमिक में डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो असर पड़ा है, उसमें हिंदुस्तान में इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा है। तो हमारे सामने आज की डेट में मेरे को लगता है दीपक की कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमें अपने सिस्टम में ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। आपको ध्यान हो ताकि जो भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था वो कम हो और हमारी अर्थव्यवस्था वापस अपनी पटरी पर आए। जब भी हम पेंडेमिक की बात करते हैं, हमारे ध्यान में हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो क्या है? आपने देखा होगा, माइग्रेंट वर्कर बेचारे कितने कई दिन हफ्तों तक पैदल चल के जा रहे हैं। तस्वीरें शायद सबको याद है। अब वित्त मंत्री की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि उस आदमी को दोबारा से नौकरी मिले। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल, हेल्थ, उन सेक्टर्स में हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च करें, ताकि इनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हो, डिमांड भी बढ़ेगी, उससे हमारी जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा ठीक होगा। सर, एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि देखिए, जब आप बोरिंग करते हैं तो फिर आपका जो घाटा है राजकोषीय वो गड़बड़ाता है, और जब वो गड़बड़ाता है तो उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। क्या ये कहीं कुछ डराता है लोगों को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो फिस्कल डेफिसिट की जो हम बात करते थे, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता था कि इंटरनेशनल एजेंसीज हमारी रेटिंग कम करती थी। लेकिन अब वो माहौल अभी इस बारी तो बिल्कुल अलग है। कई सारे कंट्रीज़ ने अपनी करेंसी को छापना को काफ़ी ज़्यादा छाप दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए अगर फिस्कल डेफिसिट का एक फिगर है जो हमें कम से कम 1-2 साल तक तो हमारे ध्यान में ही नहीं आना चाहिए। इस बारी कहते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है 3.5% से बढ़कर 7% तक होगा। मेरे ख्याल से तो फिस्कल डेफिसिट को हमें थोड़ा साइड में रखना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी चाहिए, और हम जितना पैसा सिस्टम में डाल सकें, अपनी इकनॉमी को हमें ठीक रास्ते पे लाने के लिए हमें जो भी करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे हम बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जितना पैसा डालेंगे तो जॉब का जनरेशन उतना ज़्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो इफेक्ट होता है वो बाकी सेक्टर्स में भी होता है। जिस समय ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं,
तो जो स्टील सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट एक फैक्टर है जो हाँ बड़ा है। हाँ जी, तो स्टील है और वो है सीमेंट है, उन सारे के सारे सेक्टर्स में भी हम देखेंगे कि वहाँ भी जॉब क्रिएशन बहुत होता है जी। और वो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, संसद में कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बैठक इसलिए होती है ताकि कैबिनेट बजट को अप्रूव कर सके, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। लेकिन बजट और बजट के साथ ग्रोथ, एनके सिंह सर, सबसे पहली बात मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि हम 10 प्लस की ग्रोथ के पास पहुंचेंगे। क्या आपको लगता है 10 की ग्रोथ हमारी हो पाएगी आने वाले समय में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में? देखिए बहुत सिंपल है कि लो उस बेस से, लो फिगर से आपको अचानक क्वांटम जंप मिलेगा 2021 के बाद। तो आज जब -7.7 कॉन्ट्रैक्शन है तो उसके अगले साल में जाहिर है कि थोड़ी सी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो 11% पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लो से आप जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लो बिहार में अगर बहुत ही बुरी स्थिति है हर आंकड़े की, तो थोड़ा सा मेहनत गवर्नमेंट कर देती है तो आंकड़े काफ़ी तेजी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इसलिए 11% कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे तो जो लॉस होगा हमारा, एक्चुअली हम तब फिर प्री 2019 के पोजीशन में आ जाएंगे जी। अगर 11% की ग्रोथ होती है तो हम 2019 की पोजीशन में आ जाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट होगा। और मेरे ख्याल से इस समय इकोनॉमी में जहां से भी पैसा आए, डिसइन्वेस्टमेंट से आए, बोरोइंग से आए और फिस्कल डेफिसिट, पॉल क्रुगनर ने बड़ा बढ़िया कहा था कि ये मिसनॉमर है। फिस्कल डेफिसिट से आप डरिए नहीं, इंटरनेशनल सेंटीमेंट भी ज्यादा दिन नहीं रहता है। लिहाजा एक तो ये है, दूसरा आप सुपर रिच टैक्स जो है सेस जी। वो जरूर लगाएं, क्योंकि सुपर, आपने देखा होगा कि कोरोना में अगर कोई एक एंटिटी बड़ी है तो वो है आपका कॉरपोरेट सेक्टर, और उसमें भी बड़े जो धनाढ्य लोग हैं। तो अगर उन पे सेस लगाया जाता है तो उन्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि दबाव है कि नहीं साहब आप ये ना करिए, बल्कि टैक्स बेस बढ़ाइए। एक चाट वाला जो है दिन रात वो खूब कमाता है लेकिन टैक्स नहीं देता है, उसी तरह डॉक्टर्स तमाम है नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से टैक्स वैक्स बढ़ाना एक साधन हो सकता है, लेकिन इस समय हमारी जरूरत है कि किसी तरह से आप सुपर रिच पे टैक्स लगाएं ताकि वो पैसा लेकिन आए। हरवीर सर, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सके सर, तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा स्थिति में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी या इस तरीके की जो तमाम बातें थी, डबल डिजिट ग्रोथ, इनको हमें भूलना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना होगा देश की हालत को। बिल्कुल भूलना होगा। देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, इसमें हम बिल्कुल वो जो पहले बातें कही जा रही थी साल भर पहले, दुनिया बदल चुकी है उसके बाद से। क्योंकि हम एक तरफ तो हम ग्रोथ कर रहे थे, हम हालांकि पहले भी ग्रोथ का जो साइकिल था वो थोड़ा नीचे आया था, बट हम कम से कम 4-5% बढ़ रहे थे, वहाँ से हम गिर गए नीचे से 1.7%। तो यहाँ पे हम, बिकॉज इकोनॉमी का आपका साइज फिर से छोटा हुआ है, उसको हम उस पेस में या तो हम 7-8% बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते हम लोग 5 ट्रिलियन हासिल कर लेते, जो टारगेट था उससे हो सकता है 1 साल बाद कर लेते, वो कोई मुश्किल नहीं था आंकड़ा। लेकिन सवाल है कि अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी है। और दूसरी बात है कि ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होने जा रहा है लकीली, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज हैं, जो नंबर आ रहे हैं, जीएसटी के भी जो नए नंबर आ रहे हैं, तो इस संकट के बाद नॉर्मल ईयर है, तो सरकार को यही सोचना पड़ेगा। और मेरा तो मानना ये है कि ये गवर्नमेंट का 1/3 पीरियड जो है पूरा हो गया है, एक नॉर्मल ईयर आपको मिलने जा रहा है। तो ये वाला जो बजट है ये बहुत ही इनके हिसाब से स्ट्रेटेजिक और ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय होगा चीजों को आगे ले जाने का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उससे इकोनॉमी कितनी प्रभावित होती है, उस एंगल पर भी जाएंगे।